अगर आप कभी किसी लड़के को ये कहेंगे ना कि तुम बहुत मोटे हो, तो वो आगे से आपको जवाब देगा, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। और अगर आप किसी लड़के को ये कहेंगे यार तुम बहुत पतले हो, तो आगे से आपको जवाब देगा कि तुम्हारी आंखों में क्यों चुभ रहा हूं। वैसे तो बॉडी शेम करना बहुत बुरी बात है और हमको किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप किसी मर्द को बॉडी शेम करते हैं ना, तो वो किसी ना किसी तरह संभाल ही लेता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वो किसी भी मर्द को बोलेंगे ना, तो उसकी रूह कांप जाएगी, उसका सारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। और वो ये कि आप किसी मर्द से मिले और उसको कहें यार अभी 2 महीने पहले तुमसे मिला था, तुम्हारे क्या बाल गिर रहे हैं, काफ़ी कम लग रहे हैं। खत्म, दैट्स इट। वो बेचारा सारी रात बैठ के सोचता रहेगा कि अब तो मैं गंजा होने वाला हूं। सोशल मीडिया पे वो विन डीजल और रॉक की तस्वीरें लगा कर वो आपको ये सब्लिमिनल मैसेजेस देना शुरू करेगा कि स्मार्ट होने के लिए बाल होना जरूरी नहीं है। लड़कों की ये वीकनेस बताने का मकसद वो स्टोरी है जो आज मैं आपको सुनाने लगा हूं, और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं मलेशिया। ये बात है 2019 की, जब मैं मलेशिया के एक जजीरे लंकावी पर जंगल के बीच में गाड़ी दौड़ाता हुआ अपने होटल की तरफ रवा दवा था। मेरे दोनों तरफ जंगल था जो शाम को लौट के आने वाले परिंदों की आवाज़ों से गूंज रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द अपने होटल पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी 2% रह गई थी और मैं पूरी तरह गूगल मैप्स के रहमो करम पर था। और अगर मेरा यहाँ फ़ोन बंद हो जाता तो इस मगरिब के वक्त मैं इस जंगल बयाबान में बुरी तरीके से भटक जाता। और फिर वही हुआ जिसका डर था, मेरे फ़ोन ने आखिरी हिचकी ली और बंद हो गया। और जैसे ही मेरा फ़ोन बंद हुआ ना, मुझे जंगल का अंधेरा अचानक से और ज़्यादा गहरा लगने लग गया। अब मैं अपनी गाड़ी की सीट पे बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे आगे सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, मैं इसी तरीके से अंदाजे से गाड़ी चलाता हुआ जंगल में निकल जाऊं, लेकिन मसला ये था कि मेरा होटल अभी कम से कम 40 मिनट दूर था और जंगल के रास्ते बड़े अजीब होते हैं। अचानक एक रास्ता 3 में बदल जाता है, वो 3 आगे जाके 2-3 और में बदल जाते हैं, और मैं इसी तरीके से वहाँ पेट्रोल भी अपना ख़त्म कर देता। दूसरा रास्ता ये था कि मैं गाड़ी साइड पे लगाऊं और जंगल में उतर जाऊं, और वहाँ पर अगर मुझे कोई आबादी या कोई लोग नज़र आए तो उनसे मदद मांगूँ। और मेरे पास सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि अंधेरा बहुत तेज़ी से जंगल को निकल रहा था। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और रोड पर उतर गया। आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, तो मैं इसी तरीके से रोड पर चलने लगा। तो अचानक दाएं तरफ से ना मुझे एक फ्लैश लाइट की चमक नजर आई। देखें, आम दिनों में अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, तो मैं जाके फौरन अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुप जाता, क्योंकि ये किसी आदमखोर का दूसरे आदमखोर के लिए सिग्नल भी हो सकता था कि आज रात तो हम पाकिस्तानी कबाब खाएंगे। लेकिन अल्लाह जाने उस दिन कौन सा एडवेंचर का भूत मेरे सर पर सवार था कि मैं उस लाइट के पीछे जंगल में उतर गया। और फिर मैंने थोड़े से दरख्त क्रॉस किए, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो कोई फ्लैश लाइट नहीं मार रहा था। ये एक बहुत ही पुरानी किस्म की इमारत की ना फ्लाइट थी, जो शायद तार पुराने होने की वजह से ना जलबुझ हो रही थी। जब मैं उस इमारत के और करीब गया तो वो एक छोटा सा किसी डॉक्टर का क्लिनिक था। और जैसे ही मैंने वो इमारत देखी, मेरे दिमाग में ना एक झमाका सा हुआ और मुझे ये लगने लगा कि मुझे यहाँ मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं लाई, मेरी तकदीर मुझे यहाँ लेके आई है, क्योंकि बचपन से ही मुझे सुपर हीरो बनने का शौक था। और मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब जब मैं इस इमारत के अंदर दाखिल होऊंगा ना, तो वहाँ आयरन मैन बैठा होगा और वो मुझे एवेंजर के अंदर शामिल करके मुझे मेरा स्पाइडरमैन वाला सूट दे देगा। एक दूसरा ख्याल भी मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैं अगर इस क्लिनिक के अंदर चला गया तो कहीं ये मेरे गुर्दे वुर्दे निकाल के ना बेच दें। अजीब शशोपंज में मुब्तला था कि कहीं ये मेरी ब्राउन बोटियां किसी ब्लैक मार्केट में ना बिक जाएं। यही सोचते सोचते मैं इस इमारत के दरवाजे तक पहुंचा, और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, उस इमारत का दरवाजा खुद खुला और एक 9-10 साल का बच्चा नेकर पहना हुआ सिर्फ तेजी से भागता हुआ मेरे पास से गुजरा। और उसको देख के ना मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वजह ये नहीं थी कि मैंने नेकर में पहले बच्चा नहीं देखा था, मैं अभी एक बहुत ही खूबसूरत बीच से आ रहा था जिसके अंदर मैंने खवातीन को इससे बहुत कम कपड़ों में मलबूस देखा था। तो बात वो नहीं थी, मसला ये था कि उस बच्चे के पूरे जिस्म के ऊपर ऐसे 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 करके सुइयां लगी हुई, और वो इस तरह पूरे जिस्म पे, हाथ पाँव हर जगह। मैंने कहा अगर ये बच्चा जिस तरीके से भाग रहा है, अगर गिर गया तो इसकी तो रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। अच्छा, वो इसी तरह उड़ा उड़ा भागता हुआ के मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने उससे कहा कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो उसने मुझे अंदर चलने का इशारा किया। क्लिनिक के अंदर गया तो वहाँ पर एक लड़की नर्स के लिबास में बैठी हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है,
तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और चार्ज पे लगा दिया। अब डर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन डर ये लग रहा था कि ये आयरन की सुइयां मेरे अंदर ना उतार दें। तो वो नर्स भी समझ गई। उसने मुझसे कहा कि जब तक आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप जाके इनसे बात कर लें। ये पूरे लंकावी के मशहूर तरीन डॉक्टर हैं जो सुइयों से इलाज करते हैं। अब मैंने पहली दफ़ा कमरे के दूसरी तरफ देखा तो वहां पर एक 2 फीट की लकड़ी की दीवार थी और उसके ऊपर 3 फीट बिल्कुल काला शीशा लगा हुआ, जिसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, और उसके बीच में एक छोटा सा गोल सा सुराख था। मेरा स्पाइडरमैन बनने का सपना एक बार फिर जाग गया। इतनी पुरस्कार जगह पर इतना पुरस्कार डॉक्टर, अगर यहां स्पाइडरमैन नहीं बना तो कहां बनूंगा। तो मैं जाके उस शीशे के दूसरी तरफ बैठ गया। अब एक तरफ डॉक्टर साहब बैठे हैं, बीच में हमारे काला शीशा है और दूसरी तरफ मैं बैठा हूं। अब मुझे डॉक्टर साहब का प्रोटोकॉल तो पता नहीं था, तो मैंने डरते डरते कहा हेलो। दूसरी तरफ से एक इंतहाई नहीफ आवाज में उन्होंने भी हेलो कहा। आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिए कम से कम 150 साल के तो हैं। और अगली बात जो इन्होंने कही ना, मेरे पाँवों के नीचे से लंकावी निकल गया। उन्होंने मुझसे कहा क्या आप पाकिस्तान से हैं? मैंने डरते डरते जवाब दिया जी। तो अगली बात उन्होंने बिल्कुल ठेठ उर्दू में कही, आप कौन से शहर से हैं? मैंने अपने हवास जमा करके उनको कहा कि मैं कराची से हूं। तो उस पर उन्होंने बताया कि मैं इंडिया से हूं। फिर थोड़ी मेरी जान में जान आई कि चलो ये तो अपने ही भाई बनते हैं। तो अब ये तो मुझे पता चल गया था कि कोई एवेंजर इंडियन तो है नहीं, तो ये मुझे कोई सुपर पावर तो मिलने नहीं वाली। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे वो सवाल करता हूं जो हर लड़के के सर के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब क्या मर्दों के बाल गिरने का कोई इलाज है? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल है, और ऐसा इलाज कि 3 महीने में जिस बंदे के सर से सालों पहले बाल झड़ गए हो ना, उसके भी बाल आ जाएंगे। मेरी तो आंखों में चमक आ गई। फिल्मों और ड्रामों और कहानियों से अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो वो ये कि जंगल में बैठे हुए कोई पुरस्कार बाबा आपको कोई चीज़ बताए ना, उससे ज़िंदगी बदल जाती है। और मुझे भी अपनी पूरी ज़िंदगी बदलती हुई अपनी आंखों के सामने नज़र आ गई। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को किया फुल कंट्रोल और ऐसे ही कैजुअल बोला डॉक्टर साहब बताइए कैसे होता है, वो फ़ोन चार्ज हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे ही। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हाँ ज़रूर। और मेरे दिल के अंदर उछलने लग गई बिल्लियाँ, क्योंकि अगले कुछ लम्हात ना मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन होने वाले थे। डॉक्टर साहब मुझे वो बात बताने वाले थे जिससे मैं दुनिया बदल सकता था। फिर डॉक्टर साहब की लड़खड़ाती हुई आवाज़ शीशे के पीछे से उभरी कि आप 2 अदद प्याज लें, उनको बीच से काटें और उनको अच्छी तरह कूट लें। अब मेरे कान जो थे वो उनका नुस्खा सुन रहे थे और मेरा दिमाग बिजनेस प्लान बना रहा था। मैंने सोच लिया कराची जाके सबसे पहला काम करना है अपनी शैम्पू कंपनी खोलना। ये सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, ये गई चीज़ें। मैं अपना शैम्पू बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा रीच शैम्पू, जिसके नाम से ही बाल टपक रहे हों। आगे उन्होंने कहा कि आप लें 2 पत्ते एलोवेरा के। उन्होंने एलोवेरा बोला, मेरे दिमाग में अपने रीच शैम्पू का वेरिएंट आ गया। उन्होंने कहा उस एलोवेरा को भी अच्छी तरह कूट लें। अब आप 1 दिन नारियल के साथ एलोवेरा का पेस्ट अपने सर में लगाएं, 2 दिन बाद आप यही चीज प्याज के साथ करें। 90 दिन के अंदर आपके सर के ऊपर 100% बाल आ जाएंगे। मैंने अपना फोन निकाला चार्जिंग से, मैंने कहा भाड़ में गया गूगल मैप्स। मैंने जल्दी जल्दी ना ये सारी इंफॉर्मेशन अपने फोन में नोट करना शुरू कर दी। इतने में मुझे डॉक्टर साहब की कुर्सी सरकने की आवाज आई। मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अब मैं उस महान हस्ती की जियारत करने वाला हूं जो ना सिर्फ मेरी किस्मत बल्कि पूरी दुनिया के मर्दों की किस्मत बदलने वाला है। डॉक्टर साहब शीशे के पीछे से निकलकर मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने जल्दी से फ़ोन को वापस चार्जिंग पे लगाया और पूरी तवज्जो मैंने डॉक्टर साहब की तरफ कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंधेरों से निकलकर रोशनी में आए और जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, 2 इमोशंस मेरे अंदर बहुत ज़ोर से जागे। पहला इमोशन हैरत का, वो डॉक्टर साहब जिनकी आवाज़ 150 साल की लग रही थी, बमुश्किल उनकी उम्र 45 से 50 साल होगी। और दूसरा इमोशन जो मेरे अंदर जागा ना, वो बदतरीन मायूसी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब कोई शाइन मारते हुए चिकने टोटल गंजे। हालांकि कमरे में रोशनी बहुत कम थी, लेकिन उनका सर किसी चांद की मानिंद चमक रहा था। अब कभी मैं इनकी शक्ल देखूं और कभी इनका बताया हुआ फॉर्मूला, मतलब दिल अजीब खट्टा सा हो गया। चिराग तले अंधेरा। जो शख्स मुझको बाल बढ़ाने का नुस्खा बता रहा है, उसके सर पर एक बाल भी नहीं। और मुझे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे डॉक्टर साहब से ये पूछने में कि डॉक्टर साहब ये जो फॉर्मूला भी आपने मुझे बताया है, कभी आपने अपने सर पे क्यों नहीं आजमाया? दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। उस पर डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने जो मुझे बात कही ना, मुझे यकीन हो गया कि मुझको यहाँ पे वाकई मेरी डेस्टिनी लेके आई है ये बात सुनने के लिए।
डॉक्टर साहब ने कहा मैंने अपने आप से समझौता कर लिया है, मैं इसी में खुश हूं कि मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं और मेरे इर्द गिर्द वालों ने सबने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं क्यों फालतू में 90 दिन के लिए एक अजीब मुसीबत में पड़ूं, इतना ख्याल रखूं। मैं खुश हूं मेरे सर पे बाल नहीं है, मुझे क्या जरूरत है इतना झोंकम वापस उठाने की। उनकी ये बात सुनकर ना मैं सोच में चला गया। मैं खुद से 1 साल से कह रहा हूँ कि मैं जिम जाऊंगा और 6 पैक्स बनाऊंगा, और अगर शायद मैं 1 साल पहले जिम चला जाता तो 6 महीने पहले शायद मैं कुछ बन भी चुका होता। लेकिन शायद मैं अपने पिट्टू के पैक्स के ऊपर समझौता कर चुका हूं। मैं अपनी हर दूसरी वीडियो के अंदर ये कह रहा होता हूं मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, और मुझे आती भी है बनानी, लेकिन मैं नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि शायद उसके बगैर ही मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों खामखा में एक नई झंझट पालूं। अब आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, खुद को देखिएगा कि हम सबको जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना है, और हमको पता भी है कि वो कैसे मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद इंतजार में बैठे हुए कि कोई हमें रीच शैम्पू देगा जिससे हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। यही सोचते हुए मैंने अपना वहां से फोन चार्जिंग से निकाला, गाड़ी में आके बैठा और रवाना हो गया। ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है 98% सच है। इसके अंदर एक छोटी सी डिटेल मैंने मिस की है। लंकावी जब मैं गया था मैंने उसका व्लॉग बनाया था, वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप पकड़ पाएंगे इसके अंदर वो कौन सी चीज़ मिसिंग है। बाकी उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए